हेलो हेलो क्लास 6, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत में चैप्टर नंबर 2 व्याकरण परिचय। अब व्याकरण परिचय क्या है तो देखिए कि प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा की व्याकरण के प्रमुख तत्वों का परिचय दिया गया है। आज आपको व्याकरण से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। सबसे पहला जो आपके सामने फैक्टर आता है वो है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्णों के समूह से बनती है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं वर्णों के भेद कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वर्णों को दो प्रकार के भेदों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में निम्नलिखित 13 प्रकार के स्वर होते हैं। ये आपके सामने आ, ई, उ, री, ली और ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 13 स्वर हैं। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत भाषा में निम्नलिखित 33 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन जिन्हें आप बचपन से देखते आ रहे हो, पहचानते हो बहुत अच्छे से। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फ, बा, भा, मा, या, र, ल, व, श, सा और ह। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है अन्य वर्ण की। तो अन्य वर्ण क्या है? अन्य वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए संस्कृत वर्णमाला में आ को आ नहीं अंग को अनुस्वार या अनुनासिक के रूप में प्रयोग किया जाता है और आहा को विसर्ग में सम्मिलित किया जाता है। इसकी गिनती ना तो स्वरों के साथ होती है और ना ही व्यंजनों के साथ। ये स्वर तथा व्यंजन दोनों के साथ समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाक कहते हैं। अब बात करते हैं स्वरों की मात्राएं। तो आपको बता दें कि स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ सदैव मात्राओं के रूप में होता है। तो देखिए आ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। यह स्वाभाविक रूप से उच्चारण की सुगमता के लिए व्यंजन में पहले से ही जुड़ा रहता है। आ स्वर के योग के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये आप सदैव ध्यान रखिए। आप का से लेकर ज्ञा तक किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हो बिना आ के नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया क प्लस आ इक्वल टू का। ठीक है। चा प्लस आ इक्वल टू चा, टा प्लस आ इक्वल टू टा। तो मतलब कोई भी व्यंजन का उच्चारण बिना इस आ के संभव नहीं है। अब बात करते हैं अन्य स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राएं आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और ये हलंत जो लगती है, री जो लगता है। ठीक है। और ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है। इन सभी मात्राओं को आप पहचानते हैं और इनका प्रयोग हमेशा अपने भाषा में करते हैं। अब बात करते हैं विशेष जो आपके सामने है वो है री की कोई विशेष मात्रा नहीं होती। यह अपने मूल रूप में ही प्रयोग की जाती है, जैसे लकार। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग किसी भी विशेष मात्रा के रूप में नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं आपके सामने वचन की। वचन इट मीन्स नंबर्स, जिनको आपने आगे पीछे भी पढ़ा है, कई अपनी कक्षाओं में पढ़ के छोड़ भी आए हो कि वचन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या एक, दो या अनेक बताते हैं। संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद हैं। पहला है एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। अब एक वचन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या मात्र एक होने का ही बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः, बालिका, पुष्पम, स, सा, तत् आदि।
द्विवचन में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसकी संख्या मात्र 2 होने का बोध हो उसे द्विवचनम कहते हैं। जैसे बालकौ, बालिके, पुष्पे, तौ, ते आदि। अब बहुवचन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप में उसकी संख्या 2 या 2 से अधिक होने का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकः, बालिकाः, पुष्पाणि, ते, ता, तानि आदि। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आता है आपके सामने लिंग। लिंग माने जेंडर्स, जो आप पढ़ चुके हो पहले भी, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपने पढ़ा है। तो शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाति, स्त्री जाति आदि या निर्जीव वस्तु होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, अश्वः, पुरुषः। ठीक है। अब स्त्रीलिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, ठीक है, अश्वी, महिला। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। तो वो क्या है? ये शब्द के जिस रूप से उसका निर्जीव वस्तु के होना प्रकट होता हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुष्पम, पुस्तकम, जलम, ठीक है, नीलम आदि। अब बात करते हैं आपके सामने पुरुष की कि पुरुष क्या है, पुरुष किसे कहते हैं। तो पुरुषः माने पर्सन। प्रत्येक वार्तालाप में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला वक्ता, दूसरा श्रोता और तीसरा वो व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही होती है। इसके लिए शब्द भी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। इस आधार पर पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाती है वे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे रामः, मोहना, गीता, सा, और स्त्रीलिंग में सा, इदम, नपुंसकलिंग आदि में प्रयोग किया जाता है। अब मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो सुनने वाले अर्थात जिसके विषय में बात की जाती है। फिर क्या कहा कि उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दो, युवम माने तुम सब। तो आपने देखा ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन तथा युष्मत के सभी रूप मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब उत्तम पुरुष की बात करें तो वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन और एक बहुवचन तथा अस्मत् के सभी रूपों में उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं लकार की कि लकार क्या होते हैं। तो आपने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा टेंस, बस संस्कृत भाषा में उन्हें ही लकार कहते हैं। लकार को हिंदी भाषा में काल कहते हैं। संस्कृत भाषा में 10 लकारें मानी जाती हैं। और लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार आपको केवल घबराइए नहीं कि आपको 10 याद करनी है, नहीं, आपको सिर्फ 5 लकार ही पढ़ाई जाएंगी और ये हैं लिट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लिट लकार माने वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, लंग लकार माने भूतकाल पास्ट टेंस, लिट लकार माने भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, लोट लकार आज्ञावाचक और विधिलिंग माने चाहिए के अर्थ में। तो अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, इस प्रकार कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक कर्ता के साथ उनकी क्रिया अलग दी जाती है। इस प्रकार क्रियाएं भी प्रत्येक काल में 9 ही प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं कारक की। कारक क्या है? देखिए, क्रिया के साथ अपना संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में आपने कारक के 8 भेद पढ़े थे। संस्कृत भाषा में भी 8 ही कारक पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान संबंध कारक तथा संबोधन कारक को कारक नहीं मानते, क्योंकि संबंध कारक या क्रिया के साथ उनका कोई संबंध स्पष्ट नहीं होता। इसी तरह संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति के ही रूप थोड़े से अंतर के साथ प्रयोग होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो संबोधन कारक होता है, जो शब्द रूप में जो आप 8वीं 7वीं विभक्ति पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रथमा विभक्ति में लिखा होता है, जैसे बालका, बालकौ, बालका, तो उसमें लिखा होगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो सेम बिल्कुल वही चीज़ उतर करके आती है, बस होता क्या है कि उसमें संबोधन लग जाता है, हे लग जाता है।
अब प्रथम में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में क्या प्रयोग करते हैं, कर्ता प्रयोग करते हैं। द्वितीया में कर्म होता है, तृतीया में करण होता है, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध और सप्तमी में अधिकरण। और जो अष्टमी विभक्ति होती है, जिसे विभक्ति माना भी नहीं जाता, लोग विद्वान नहीं मानते हैं, उसे ही संबोधन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें उसी का प्रयोग होता है जो आपकी प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को संस्कृत व्याकरण से परिचय कराया गया और आई होप कि आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।